हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, हम इकोलॉजी यूनिट के ऊपर लगातार क्विज लेके आ रहे हैं। अभी तक इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स पे क्विज हो चुकी है। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड। देखो, इन्वायरमेंटल इशू को अफेक्ट करने वाला एक ही इंसान है, मतलब एक ही इंसान इन द सेंस एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज एंथ्रोपोजोइक एक्टिविटी जो कि ह्यूमन के थ्रू होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम क्या है। तो पॉल्यूशन आप छोटे बचपन की क्लास में पढ़ते आए हो, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट जो कि बहुत सारे अलग अलग जगह से निकलते हैं। सॉलिड वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, हाउस होल्ड या फिर जो भी सीवेज वेस्ट है, ये सारी चीज़ें। तो इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन, ये सारी बहुत सारी इन्वायरमेंटल इशू है जिससे कि अर्थ जो है वो उसके ऊपर जितना भी बायोडाइवर्सिटी है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लगातार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अभी तक हम लोग बाकी के 3 चैप्टर की क्विज भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और उसने तीनों क्विज को अभी तक अटेंड नहीं किया है तो वो कर ले, क्योंकि हम लोग 50-50-50-50 यानी कि 200 क्वेश्चन इकोलॉजी के अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं। सो एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, वो भी ट्रू स्टेटमेंट। किसके बारे में? वाटर पॉल्यूशन के बारे में। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट जो है अबाउट द वाटर पॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, वाटर हाइंथेसिस इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन मेजर बाय ऑक्सोमीटर। BOD जो है इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन एक्वेटिक सिस्टम या ऑर्गेनिक मैटर। एंड लास्ट है, यूट्रोफिकेशन इज रिलेटेड टू सक्सेशन। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे बताना है जस्ट स्टेटमेंट, वो भी सही स्टेटमेंट। किससे रिलेटेड? वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, यानी कि वाटर हाइंथेसिस, ऑफसेट, वेजिटेटिव प्रोपेगुलर, टेरर ऑफ बंगाल है। ऑक्सीजनोमीटर अगर नहीं पता था, ऑक्सीमीटर से हम डिजोल्व ऑक्सीजन को मेजर करते हैं। BOD जो है एक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करने के लिए, और यूट्रिफिकेशन जो है सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूट्रिफिकेशन सबको पता है, एक वाटर बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर भर जाता है तो एक कम्युनिटी जो है, एक्वेटिक कम्युनिटी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ पे सबमर्ज या जो है फ्लोटिंग कम्युनिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक सक्सेशन का से ही रिलेटेड टाइप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मैच आपको देखना है। देखो, इस चैप्टर में ना ये ऐसे बहुत सारे एक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसमें या फिर पूरी इकोलॉजी की बात करें तो आपको ये थोड़ा सा डेटा है जो हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ था वो पर्टिकुलर एक्ट। तो आपको यहाँ पे 4 एक्ट दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको 3 एक्ट्स के बारे में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवाइज्ड इन 1928, ये गलत है। बाकी के तीनों क्या है? सही है। नहीं पता तो इसको नोट कर लेना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल नहीं मिलेगा कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ऐसी डिवाइस है, कैटालाइटिक कन्वर्टर, जो कि सोडियम, प्लेटिनियम, पैलिडियम और रोडियम का बना होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मेटल है जो कि कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर हमें नहीं मिलता है, या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नहीं मिलता है। तो आपको बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, तो बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जो कैटालाइटिक कन्वर्टर है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, प्लेटिनम, पैलिडियम और रोडियम। अब सोडियम नहीं प्रेजेंट होता उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव पोल्यूशन। क्वांटिटेटिव पोल्यूशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। फंगीसाइड्स है, CO2 है, हर्बिसाइड है या DDT। क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसका एक अमाउंट एक लिमिटेड है, तो कोई इशू नहीं। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से, ऑप्टिमम वैल्यू से अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन में कंसिडर किया जाता है CO2।
CO2 अभी जितनी है हमारे एनवायरनमेंट में वो सही है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है तो भाई वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करवा देगी, जो कि बहुत ही खतरनाक पॉल्यूशन के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको नहीं, जो सही नहीं है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002. First accidental leakage radiation occurred in Hiroshima and Nagasaki. The National Environmental Protection Act come into the action in 1986, and the Air Prevention and Control of Pollution Act applied in 1988. तो बच्चों 4 स्टेटमेंट है आपके सामने, एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और 2 स्टेटमेंट बहुत मतलब गलत है, थोड़े से लेवल पे गलत है लेकिन है गलत। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये गलत क्यों है, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो B एंड D है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है और एक आपका लास्ट स्टेटमेंट गलत है। जो ये अप्लाई किया गया था वो था 1987 के अंदर और 1981 के अंदर ये एक्ट आ गया था। ठीक है, और इसलिए गलत हो गया। और फर्स्ट लीकेज जो है ये बताओ, ये NCERT में गिवन है कि फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडिएशन कहाँ हुआ था, हिरोशिमा में, नागासाकी में नहीं हुआ था। फर्स्ट, चलो आंसर करो बच्चों, कितने बच्चों को, चलो यही देख लेते हैं आज की कितने बच्चे NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो आपका पैराग्राफ लिखा है ना NCERT, उसके अंदर ये गिवन क्या है कि फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज कहाँ हुआ था। चलो भाई, इसका सही आंसर जो जो बच्चे दे पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। अगर नहीं पता तो आप अभी ऑन द स्पॉट NCERT को खोल के उसको देख लो एक बारी कि क्या लिखा हुआ है। इसका सही आंसर है 3 माइल आइसलैंड एंड चेरनोबिल इंसिडेंट्स। ठीक है, इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट और सेकंड, इनको आपको मैच करना है। इनके आगे ईयर लिखे हुए हैं। देखो ये मैंने ईयर से रिलेटेड सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन लेने की वजह सिर्फ इतनी सी थी क्योंकि ईयर्स हमें याद नहीं रहते हैं और जो कि आपको इस चैप्टर में तो बखूबी याद करने पड़ेंगे। सो कॉलम को मैच करते हुए आपको सारे एक्ट्स और उनके ईयर, देखो पूरे बायोलॉजी के अंदर शायद और कोई ईयर्स है ही नहीं जिनको आपको याद करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबल चांस है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको आते हैं, आई नो वेरी वेल, बट ये क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं क्योंकि यहाँ पे आप मार्क खाते हो। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, यानी कि फर्स्ट जो एक्ट था चिपको मूवमेंट वो हुआ था 1974 के अंदर। इन्वायरमेंटल एक्ट आया था 1986 में, एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई है 1988 के अंदर, एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है अभी अभी बताया था 1981 के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंट 1987 में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। कैसे ग्लोबल वार्मिंग को तुम कंट्रोल करोगे, क्या सजेशन है तुम्हारे दिमाग में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक परफेक्ट आंसर छांटना है कि ग्लोबल वार्मिंग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फोरेस्टेशन डिक्रीज कर दो, नहीं, इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन, रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज, रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। सेम टू सेम है, रिफोरेस्टेशन को हम बढ़ा देंगे। क्या करें? तो इसका सही आंसर है सेकंड, कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो डिफोरेस्टेशन को कम करो। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना बंद कर दो, कम कर दो, एंड कटिंग डाउन यूज टू फॉसल फ्यूल। तो देखो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, देखो जब CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो CO2 जो है ना अर्थ के चारों तरफ एक CO2 की लेयर बना लेता है। ठीक है, CO2 चारों तरफ एक लेयर बन गया। इस लेयर में जब सनलाइट आएंगी वो आ तो जाएंगी लेकिन वापस जा नहीं पाती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अगर हम डिफोरेस्टेशन कर दें या फिर रिफोरेस्टेशन को इन्हांस कर दें, पेड़ों को लगाना बढ़ा मतलब इंक्रीज कर दें, तो CO2 का कंजप्शन पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस में कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। there are working eco-san toilet in many area of Kerala and Sri Lanka. It in sanitary landfill and solid waste is dumped in depression and the trash after the compaction
and the converted with the dirt every day. Black foot disease is caused by arsenic poison, and last है greenhouse effect is a natural phenomena. तो बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। देखो ये सारे स्टेटमेंट जो है ना एनसीईआरटी से हैं, बट आपको मतलब इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट आपको इनमें से सही बताने हैं। इकोसेंट टॉयलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका सही। तो बच्चों ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर नहीं पता ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से होती है तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है। बहुत सारे एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ऐसे झोंपड़े से बना के प्लांट्स को रखा जाता है जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोट ट्रू को आइडेंटिफाई करना है। लाइकिंग कैन बी यूज इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर। बैड ओजोन इज फाउंड इन troposphere. Eutrophication occur due to the nutrient enrichment in lack, and a same species can occupy more than one trophic level in same food chain इन एन इकोसिस्टम एट अ टाइम। तो आपको जो गलत है वो आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब 3 सही है, एक गलत है। तो 3 सही है ना बच्चों, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं जानबूझ के लेके आती हूँ ताकि आपको बेनिफिट सिर्फ एक क्वेश्चन का ना हो सके, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो भाई एक ही स्पीसीज एक ही टाइम पे नहीं हो सकती है, तो ये गलत है। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाइकिन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बैड ओजोन होती है, और यूट्रिफिकेशन में लैक जो है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूरो 4 नॉर्म्स स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट, कौन से लेवल पे कंट्रोल करना है आपको। यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन डीजल और पेट्रोल का रेशो दिया हुआ है, आपको सही बताना है यूरो 4 नॉर्म्स। ये बेसिकली रूल है जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल के अंदर कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट तक होना चाहिए उसका। इन्हीं नॉर्म्स को भारत स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के फॉर्म में लॉन्च किया गया है। तो इस यूरो 4 के अकॉर्डिंग सल्फर जो है वो कितना पेट्रोल के अंदर और डीजल में 50 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrostatic precipitator can remove how much percentage of particulate matter present in exhaust from a thermal power plant, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज इट इज एनसीईआरटी ने दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो कितना परसेंटेज तक प्रोटेक्ट करता है एयर पोल्यूशन को थर्मल प्लांट के अंदर। तो आपको 90% है, 95, 99, 100, तो कितने परसेंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करेगा थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो एनसीईआरटी कह रही है भी 99% ये क्लीन कर देगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सीबी पर्टिकुलेट साइज मतलब लेस देन या फिर इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। दे कैन यूज वेरियस हार्म एक्सेप्ट, तो एक को छोड़ के बाकी सबको एक्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कितने माइक्रोमीटर का और किस तरीके से। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड द डैमेज ऑफ लंग, लैक ऑफ स्लीप। तो बता दो भी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इतने पार्टिकल्स, तो एक को छोड़ के बाकी तीनों प्रॉब्लम होगी। लैक ऑफ स्लीप इज अ नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूरो सेकंड नॉर्म्स इन पेट्रोल एंड डीजल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन 42% एंड गोल ऑफ इट टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ सल्फर। कितना लेके आना भाई ये भी बता दो। तो ब्रिंग डाउन टू द लेवल ऑफ सल्फर 30%, 40%, 42% या 35% अकॉर्डिंग टू यूरो सेकंड नॉर्म्स पेट्रोल एंड डीजल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी में है आपके। तो कितना परसेंट की बात चल रही है, तो आंसर आ जाएगा 35%। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द Bharat Stage Third norms of automobiles are applicable throughout the country from कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2012। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। देखो जो यूरो नॉर्म्स हैं उनको भारत स्टेज
के नाम से यहाँ पे, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो लगाए जाते हैं। और ये पूरे ऑटोमोबाइल जो अप्लाई हुआ था कंट्री में 2010 के अंदर हुआ था 1 अप्रैल। नेक्स्ट, इन इंडिया द एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट कम इन द फोर्स इन 1972, 1981, 1987, 1992। ये क्वेश्चन रिपीटेशन में हम मान सकते हैं क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें 2 से 3 बार इसी क्विज में बता दी है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट आया कब था और लगाया कब गया था, दोनों चीज़ें याद रखनी है। आया था और लगाया, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, तो आया था 1981 में और इम्प्लीमेंट हुआ था 1987 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉइज एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट बीटिंग, altered breathing pattern, decrease oxygen carrying capacity। नॉइज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, देखो एयर के थ्रू ही तो नॉइज या साउंड जो होता है वो ट्रेवल करता है, तो इनमें से किसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है तो वो आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। फिजियोलॉजी अगर किसी की समझ में आई हुई है तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, रिगार्डिंग टू composition of waste water that which among the following is not true। एक चार्ट आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बच्चों, वहां से आप बता दो भी सस्पेंडेड सॉलिड में क्या होता है, कोलाइडल मैटर में क्या है, डिसॉल्व मटेरियल में क्या है और डिसॉल्व मटेरियल सेकंड में क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सही नहीं है वो बताना है, नॉट ट्रू। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है डिसॉल्व मैटर में फीकल मैटर, बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट्स ये नहीं आती, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट द हाईली सीवेज पॉल्यूटेंट वाटर व्हाट इज अ ट्रू। तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट सीवेज वाटर है तो उसमें क्या होगा, DO मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, DOD आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सीवेज का जो वाटर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट है तो उसके लिए सही बात क्या है, तो वहाँ का BOD और DO क्या रहेगा, तो भाई वहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी रही होगी और ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड बाय कंपनी ऑफ अहमद खान बाय द फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, powered of recycled modified plastic। तो इसका सही आंसर है जो बता दो, ये अहमद खान थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी है बेसिकली ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एंड नहीं वेस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब प्लास्टिक को मॉडिफाइड करके पॉलीब्लेड में कन्वर्ट किया था, विच इज with which polyblade was mixed to lay rods which show water repellent properties। तो बता दो भाई इसमें क्या आएगा आंसर कि इनमें से कौन सा था जो पॉलीब्लेड के साथ मिक्स किया था रोड को बनाने के लिए, अहमद खान के स्टडी के अंदर ये भी। तो इन्होंने मतलब पॉलीब्लेड इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, उसके साथ इन्होंने किसको मिक्स करके रोड बनाई थी, तो इन्होंने बिटुमेन का यूज किया था, इसीलिए बिटुमेन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, द यूनिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज एग्जीक्यूटेड बाय, किसने किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को एग्जीक्यूट, रमेश चंद्र डांगर ने, अहमद खान ने, अमृता देवी ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। रमेश चंद्र डांगर या अहमद खान, अमृता देवी या सुंदरलाल बहुगुणा। तो बच्चों बता दो इसका सही आंसर। और जो यूनिक आइडिया था इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो था रमेश चंद्र डागर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वाटर लॉसिंग, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट क्रस्ट ऑन लैंड, कलेक्शन ऑफ सॉल्ट अराउंड रूट, डैमेज ऑफ एग्रीकल्चर, लीचिंग ऑफ सॉल्ट। लीचिंग यू नो वेरी वेल क्या होता है, ये आपने डिकम्पोजिशन में पढ़ा था। तो नॉट अ रिजल्ट ऑफ वाटर लॉसिंग, तो आपको बताना है वाटर लॉसिंग का रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब 3 तो है एक नहीं है, तो वाटर लॉसिंग से रिलेटेड 3 रिजल्ट आपके सामने है एक नहीं है, तो 3 क्या क्या होगा, तो
या नहीं होगा, पहले ये देख लेते हैं। तो लीचिंग ऑफ सॉल्ट मैंने अभी आपको हिंट भी दे दिया था, ये डिकम्पोजिशन का फिनोमेना है। बाकी की तीनों जो है वो वाटर लॉजिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ participation by the local communities, the government of India in 1980s has introduced the concept of, क्या दिया था भाई, IFM दिया था, JFM दिया था, RFM दिया था या AFM दिया था। एनसीईआरटी के अंदर ना बात छोटे छोटे हैं, वो आपको पता है, जो नहीं पता है उसी के ऊपर क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी में है और इंट्रोड्यूस क्या था वो JFM, इसको एक्सपेंड भी करके पूछ सकते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कब, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1980s में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया ने कब लॉन्च किया था, ये कब पास किया था, 1982, 1984, 1986, 1988। तो सही आंसर आप चैट बॉक्स में लिखते रहो बच्चों। एक तो तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम कमेंट सारे बच्चे नहीं करते हो, ठीक है। आप लोग आते इतने हो लेकिन कमेंट 7-8 आते हैं आप लोगों के, तो समझ में नहीं आता कौन बच्चा करता कौन नहीं करता, ठीक है। 1986 के अंदर स्टेटमेंट गलत है, किससे रिलेटेड, ओजोन लेयर से रिलेटेड। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, बता दो भी गलत क्या है और सही क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आप अटेंड करते हो ना, 3 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, मतलब उन 3 स्टेटमेंट से 3 अलग तरीके के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, वो गलत क्यों है ये भी सही करना आपकी ही ड्यूटी है, क्योंकि नीट का पेपर आपको देना है इसीलिए। तो यहाँ पे ओजोन लेयर से रिलेटेड जो गलत है वो आपके सामने है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1986, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। बैड ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर थिकनेस ऑफ ओजोन को हम डीबी में, एंड मेजर ओजोन डिप्लेटिंग CFC। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग अबाउट द वाटर पोल्यूशन। तो 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं, आपको गलत बताना है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1978 एंड वाटर पोल्यूशन लेवल इज मेजर करते हैं हम BOD से। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन water bodies also cause excessive growth of phytoplankton, alga, free floating, and Eichhornia is world's most problematic एक्वेटिक वीड। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट द वाटर पोल्यूशन। 4 आपके सामने है, टाइम आपका होने वाला है एंड सही आंसर आप आइडेंटिफाई कर दो, ठीक है। गलत बताना है बच्चों, फटाफट बता दो। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। इकोलॉजी थियोरेटिकल पोर्शन है, तो इसीलिए मैं राइट एंड रॉन्ग की स्टेटमेंट ज़्यादा लेके आ रही हूँ। यहाँ पे वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी की तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट हैज़ इनिशिएटेड टू प्रिवेंट दीज मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। कब इनिशिएट किया था या किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने? तो बच्चों बता दो इसका सही आंसर क्या रहेगा। गंगा एक्शन प्लांट, गंगा की सफाई और यमुना की सफाई, ठीक है। तो ऐसा वाला ऑर्डर इनमें से किसने दिया था? तो ये माना कि इन्वायरमेंटल इशू वाले चैप्टर में ये नहीं दिया है, आई थिंक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है, बट ये इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है। नेक्स्ट, हाउ कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, कैसे कंट्रोल करोगे भाई? हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और कैसे कंट्रोल करेंगे। बस उसी चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि क्वेश्चन किसी तरीके से भी आपके सामने आ सकता है। तो 5 स्टेटमेंट बता दो कितने सही हैं अबाउट द कंट्रोल, हाउ कैन बी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कह रहा है A वाला यूज़ कर लो, B वाला यूज़ कर लो और E यूज़ कर लो, जिसके हेल्प से आप लोग डिक्रीज कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग।
नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो समिट वॉज हेल्ड फॉर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ओजोन डिप्लेशन या सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सही आंसर क्या है इसका? रियो डी जेनेरियो समिट। समिट मतलब ये एक मीटिंग होती थी, पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। और इसका जो सही आंसर है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए, रियो डी जेनेरियो समिट कहाँ हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है, आपके 2 कॉलम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा सही है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, कल्चरल यूट्रिफिकेशन क्या होता है, और इंसिनराइजेशन क्या होता है। इंसिनेशन और कल्चर यूट्रिफिकेशन भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सही आंसर आप देखो, बायोमैग्निफिकेशन को मैच करो। बायोमैग्निफिकेशन आपको पता है, यूट्रिफिकेशन आपको मैच करना है, कल्चरल यूट्रिफिकेशन क्या है और इंसिनेशन क्या है। तो चारों के चारों टर्म यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन लेके बैठी हैं, तो इसका सही आंसर है सेकंड। ए जो है वो है बायोमैग्निफिकेशन है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही है। यूट्रिफिकेशन नेचुरल एजिंग है लैक की बाय द न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट ऑफ वाटर यूनिट में, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। फिर वो कह रहा है कल्चरल यूट्रिफिकेशन क्या है, तो चेंज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड लास्ट है इंसरेशन क्या है, तो बर्निंग ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट को आपको बता दो भाई, 4 स्टेटमेंट है, 3 सही है, 1 गलत है, 3 सही है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन है। और जो गलत है तो वो क्यों गलत है उसको आप अपनी एनसीईआरटी में वेरीफाई करके मेंशन कर दो कि इसका सही क्या बनेगा। द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। अरे टाइम हो गया था। एंड इसका सही आंसर है इनकरेक्ट। डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। नो, डी डॉप्सन हम किसके लिए यूज करते हैं, बताओ भाई किसके लिए यूज करते हैं? बाकी तीनों सही हैं एंड डॉप्सन हम यूज करते हैं ओजोन के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या है वर्ल्ड वाइज? ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शुगर टेक्सटाइल या पेपर इंडस्ट्रीज है, या ऑयल रिफाइनरी या थर्मल पावर प्लांट्स है। नॉइज पॉल्यूशन के लिए आप बता दो इनमें से कौन सा मेन सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसका सही आंसर बता दो क्या रहेगा। और इसका टाइम जो है वो ओवर होने वाला है। आंसर लाइव चैट में आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नॉइज पॉल्यूशन के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट? क्यों निकालें? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, क्यों निकालें? एग्जैक्ट सही रीजन आपको यहाँ बताना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। चारों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, और निकाल दो तुम लोग सही आंसर अपनी चैट बॉक्स में कि क्या रीजन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को के अंदर सल्फर को रिमूव करने का। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, जो कि एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्गल ब्लूम इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर ऑफ वाटर ड्यू टू। देखो एल्गल ब्लूम जहाँ होता है ना, तो वाटर का कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पिगमेंट की वजह से, उनके एक्सट्रैक्शन ऑफ कलर सब्सटेंस की वजह से, या फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड केमिकल इन वाटर फैसिलिटेटेड बाय द फिजियोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एल्गल सेल वॉल। तो एल्गल ब्लूम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्वेटिक कम्युनिटी के लिए। तो सही रीज़न क्या है? एल्गल ब्लूम, जैसे कि अगर रेड एल्गी है जिस पानी के ऊपर जाएगी, तो रेड एल्गी बेसिकली की वजह से उस पानी का कलर हमें कैसा दिखेगा? रेड। तो मतलब बेसिकली उनके पिगमेंट्स, रेड एल्गी में कौन से पिगमेंट होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़े थे प्लांट किंगडम के अंदर। रेड एल्गा की एक एल्गा की मतलब रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गा, तीनों के पिगमेंट्स का एक लिस्ट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है, मतलब 3 मैच बिल्कुल सही है, 1 मैच गलत है। तो मीना-मार्टा डिजीज जो है वो मर्करी से हो रही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से है, ब्लैक फूट डिजीज आर्सेनिक से है, या डेंटल कैरीज फ्लोराइड से है। तो बच्चों सही आंसर क्या होगा? डेंटल कैरीज। तो आंसर नहीं है फ्लोराइड से, क्योंकि फ्लोराइड से दांत पीले होते हैं। डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है? जो हमारी दांतों के ऊपर जो लेयर होती है ना, किसकी, इनेमल की, वो टूटने लग जाती है। बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट, shells and burnt agriculture lead to the nutrient depleted oils and the deforestation if। 4 ऑप्शन दिए हैं। Crash crop are implemented rather than the cereals. It is a practice as in the sufficiently large area. Some useful tree are retained by the farmer. Sufficient time is not allowed to the land to recover. तो बता दो भी इनके अंदर सही क्या है? तो सही आंसर है हमारा sufficient time is not allowed to land to recover. Next question, CFC have a containing effect on ozone layer. कैसे करती है भाई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम थोड़ा कम मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता CFC ओजोन की कहानी आपने बायो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आई थिंक। एंड बाकी मेन तो प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल इशू के अंदर ओजोन डिप्लीटिंग, CFC क्यों, किस लिए, कैसे? तो ओजोन मतलब O3। तो CS से जो एलिमेंट निकलता है वो है क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे ये ओजोन डिग्रेडेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये O3 के साथ फ्यूज हो जाता है और O3 के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग कर देता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ DDT इन बर्ड्स, क्या हो जाएगा भाई अगर बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा DDT अक्यूमुलेट होने लग जाए? तो पैथोजन किल्स पैथोजन इन देयर ब्लड, स्टेरिलिटी को कोज करेगा, या फिर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग, या कोज द सस्पेसिटी ऑफ द मसल ऑफ द बॉडी। तो इसका सही आंसर है लीडिंग ऑफ प्रीमेच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग, क्योंकि सेल वॉल जो है ना वो वीक हो जाती है। इसके बाद में आपको कैटालाइटिक कन्वर्टर ऑन मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट आर ए वे of trying to reduce the carbon monoxide and nitrogen oxide emission. Which of the following are correct? तो बता दो भाई, यहाँ पे 5 बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो कैटालाइटिक कन्वर्टर से रिलेटेड करेक्ट आपको बताने हैं, ठीक है। कैटालाइटिक कन्वर्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसी डिवाइस है जो कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है, सबको पता है। और स्टार्टिंग में भी ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। टाइम जो है अब आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी से आप 4-5 स्टेटमेंट्स को पढ़ दो बच्चों फटाफट, एंड सही आंसर की तरफ चले जाओ, ठीक है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करो, टाइम हो रहा है, मैंने टाइम भी दिया है आपको प्रॉपर। इतना ही टाइम मिलता है, मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप नीट के पेपर से पहले इतने अच्छे से टाइम को मैनेज कर दो कि आपका लगभग 10 से 15 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई बाई चांस फिजिक्स का पेपर बहुत बड़ा आ जाए तो आप वो टाइम उसको दे सको। तो इसका सही आंसर है सेकंड, यानी कि आपके पास इसके लास्ट 2 स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। द रिडक्शन ऑफ N2 to NO to N2 must proceed more quickly than the oxidizing of carbon monoxide to carbon dioxide, or else all the carbon monoxide will be oxidized to carbon dioxide before it can be used to reduce the nitric oxide, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल? 4 दिए हैं। एरोसोल, दे आर द हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, दे कोज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एंड दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो एरोसोल बेसिकली एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, मतलब स्मॉग और गैसेस का कुछ ऐसा कॉम्बो होता है एरोसोल, और आपको बताना है। तो
दे कोज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ए लैक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक organism due to mineral, dying of lake due to algal bloom, increased population of fish due to a lot of nutrient, mortality of fish ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते आप लोग। इकोलॉजी हमारी कंप्लीट होने वाली है, 9 क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद इकोलॉजी के मैंने आपको 200 क्वेश्चन दिए हैं एंड ओनली 200 नहीं है, अगर इनके ऑप्शन पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सब बच्चों के दिमाग में आ जाने चाहिए। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से मछलियां या एक्वेटिक एनिमल जो है मरने लग जाते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ये कब दिया था इंडिया ने, ये हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन भी किया था 1970s में, 80s में, 90s में या 60s में। तो JFM कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में कब लॉन्च या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका सही आंसर देखो, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ ईयर से रिलेटेड ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। Most of the forests have been lost in tropic area. Ozone in upper part of atmosphere is harmful to animal. Greenhouse effect in a natural phenomena and eutrophication is a natural phenomena in freshwater bodies. तो wrong बताना है, 3 सही है, 1 गलत है। तो ओजोन इज इन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफेयर इज हार्मफुल टू एनिमल, नहीं, अगर एटमोसफेयर में है तो हार्मफुल है, उससे ऊपर जो है वो हार्मफुल नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद में सारे आंसर जो है सही है। BOD जो है वो किस चीज़ का मेथड है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं BOD, मेजरिंग द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक क्वेश्चन तो सीधा यहीं से आ जाता है और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे। चारों आंसर मतलब चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के अपना सही आंसर लाइव चैट में लिख दो। और सब बच्चे प्लीज़ कमेंट कर दिया करो अपना स्कोर क्या है, बहुत कम बच्चे मेंशन करते हैं। तो एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, देखो लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ बच्चों के 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो आप वो गलत मत किया करो बच्चों, स्किप कर दिया करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एरोनॉम इन अ करेक्ट, सही है बता दो। UNEP, EPA, IUCN एंड IPCC। तो इनका जो सही एक्सपेंडेशन है वो आप बता दो क्या रहेगा। करेक्ट बताना है, इसका मतलब 3 इनकरेक्ट है, ये सही है, बट इनका सही कैसे होगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन ए केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1000 of human being die, radioactive fault engulfing Bhopal, and it took place in the night of December 1984. Methyl isocyanate gas leakage took place. तो रोंग स्टेटमेंट है ना, तो मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो रोंग स्टेटमेंट बता दो बच्चों क्या रहेगा। ठीक है, तो सेकंड जो है स्टेटमेंट गलत है। ग्रीन मफलर किसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, किस टाइप के पॉल्यूशन के लिए, एयर, वाटर, सॉइल या नॉइज। ग्रीन मफलर हम लोग ये मैंने आपको बताया हुआ है। ग्रीन मफलर जैसे मफलर हमारे गले के चारों तरफ ऐसा लपटा हुआ था ना, वैसे ही जो भी कोई एरिया है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉल्यूशन है जो हम अभी आंसर करेंगे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ नॉइज पॉल्यूशन। जो भी कोई ऐसी कंपनी क्या मतलब कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो उस के चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, ये मान लो फैक्ट्रीज़ हैं, इनके चारों तरफ हमने प्लांटेशन कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ होते हैं वो अच्छे साउंड एब्जॉर्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द emission of automobile and power plant are the source of fine airborne particle which lead to protochemical smoke, dry acid deposition, industrial smoke, wet ice acid deposition। तो यहाँ पे सही आंसर आपको
बताना है लाइव चैट में लिख दो। दो लास्ट के क्विज के 2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद में हमारी इकोलॉजी कंप्लीट है। ड्राई एसिड डिपोजिशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर विद द करेक्ट मेन कोज। आपको सही कोज बताना है। कई बार ये पॉइंट डिस्कशन हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स का। ब्लैक लंग डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम या डिजीज, स्किन कैंसर, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ब्लू बेबी डिजीज, जो है मिथाइमोग्लोबिन या मिथाइमोग्लोबिनीमिया बोला जाता है। ये हैवी यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन एरिया से ये होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट है कैटालाइटर कन्वर्टर कैन separate particular matter of diameter less than 2.5 micrometer. Stone are acid in nature that form core for DNA packaging. Lactobacillus is not present in dog using in idli formation. Template with the polarity 5:3 has continuous DNA replication. मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ जोड़ दिया गया है और आपको बताना है सही आंसर क्या रहेगा। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। इकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक यूनिट से जितने क्विज बन रही थी चारों की चारों चैप्टर से लेके आ चुके हैं। अब आप नेक्स्ट क्विज किस यूनिट और किस चैप्टर से चाहते हो, कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं क्विज नहीं करूँगी उस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। तो सब बच्चे कमेंट करना ज़रूरी है बच्चों, और इसका सही आंसर है फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये तीनों गलत है। कैसे गलत है सबको पता है। स्टोन जो है वो एसिडिक, स्टोन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है, और कोर ऑफ द डीएनए पैकिनिज्म में स्टोन प्रोटीन कोर तो बनाता ही बनाता है, लेकिन इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के ही अमीनो एसिड हमें देखने को मिलता है। और लैक्टोबैसिलस तो नहीं होगा इडली में। एंड टेम्पलेट जो है पोलरिटी कंटिन्यूस बनाने के लिए वो 3' to 5' रहती है, ताकि मतलब इस तरीके से 3 to 5 रहती है, तभी तो हम यहाँ पे 5 to 3 जोड़ पाते हैं प्राइमर को, और फिर डीएनए पॉलीमरेज आके नई स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बनाता है। तो इसका एक ही स्टेटमेंट चाहिए, बाकी तीनों गलत हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्विज में कौन सी यूनिट, कौन सा चैप्टर और तुम्हारे टोटल क्या स्कोरिंग है ये मेंशन कर दो। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और नए क्विज के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।